पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि पावर क्या होता है और पावर को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, आज की क्लास में हम नए टॉपिक की तरफ स्विच करने वाले हैं और हम लोग समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को निकालोगे, किस तरह से आप कंजर्वेटिव फील्ड को पहचानोगे, ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं कंजर्वेटिव फील्ड की तरफ, फिर चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। देखिएगा बच्चों, आपसे कोई पूछे कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा या किस फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कहोगे, तो आप कहना कि अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स, जिस फोर्स की बातें की जाए, अगर वर्क डन उस फोर्स के कारण पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पर डिपेंड नहीं करे, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। समझे? मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पहला पहचान है ये। दूसरी बात क्या है, अगर किसी फोर्स के कारण एक क्लोज लूप में वर्क जीरो आए ना, तो समझना कि वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। समझे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप यहां पर कोई मास रखा हुआ है m, ठीक, और इसको ऊपर लेके आए यहां तक, और आगे चल के यहां पर भी एक मास रखा हुआ है m, ठीक बच्चे, और इसको इस पाथ से ऐसे घुमाते 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 लाए हैं यहां तक। देखो, एक बार इस मास को यहां से यहां तक लाए, हाइट है h, और ये बिल्कुल सेम लेवल पर है, ठीक ना, और इस मास को m ही मास से घुमा घुमा के यहां तक लाए, और ये भी हाइट h ही ट्रेवल किया। ठीक, अगर आपसे पूछे इस केस में कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिए, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने में ग्रेविटी कितना वर्क किया है, आप ये बताओ। तो आप लिखना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mgh, ये तो आप जानते हैं, ठीक ना। समझे? यहां से यहां तक वर्क ऑब्जेक्ट को लाया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया बच्चे, माइनस mgh। आपसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो आप फिर लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mgh। समझना, दोनों केस में वर्क का वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल सेम आया है। समझे? दोनों केस में वर्क का वैल्यू सेम आया है, जबकि पहले केस में ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेट लाइन के सहारे यहां से यहां तक लाए हो, और दूसरे केस में सेम ऑब्जेक्ट को आप यहां से इस पाथ से टेढ़े मेढ़े पाथ से होते हुए यहां तक पहुंचे हो। ठीक, तो वर्क का जो फॉर्मूला आया आपके पास, जो वर्क कैलकुलेट करके आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ h आया है। h क्या है बच्चे? वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है कि आप इस पाथ से लेके जाओ या इस पाथ से लेके जाओ, दोनों केस में वर्क का वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब इसका क्या मतलब निकलता है बच्चे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, समझना, हर वो फोर्स जिसके कारण वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इस तरह के फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स बोलोगे। इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। समझे? बढ़े, हमने दूसरा स्टेटमेंट ये कहा कि अगर एक क्लोज लूप में वर्क जीरो हो किसी फोर्स के कारण, तो आप समझना कि वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, फिर से यहां पर इसका मास है m, इसको यहां से उठा के लाए यहां तक, और फिर यहां से लौटा के लाए हैं यहां तक, एक क्लोज लूप बना लिया बच्चे, ठीक ना। मान लीजिए कि यहां से यहां तक का हाइट है h, ये हाइट क्या है, h,
ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाए हैं। आप बताओ, जब आप ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा बच्चे? वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mgh। ये तो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं जब आप वर्क सीख रहे थे तो, ठीक। जब आप यहां से लौटा के यहां तक लाओगे फिर से ऑब्जेक्ट को, तब वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा +mgh। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है यहां से यहां तक घुमाने में, आप लिखना टोटल वर्क इज इक्वल टू mgh प्लस -mgh। ऊपर लेके जाने में और नीचे लेके आने में दोनों का वर्क ऐड कर दिया तो वर्क क्या हो गया? 0। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल वर्क किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है ये। टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्लोज लूप में क्या आया बच्चे? 0 के इक्वल। ठीक, मतलब क्या है? डिफिनेशन क्या था कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक क्लोज लूप में घुमाए और वर्क 0 आ जाए उस फोर्स के कारण, तो समझना वो फोर्स कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मतलब फिर से देखो, यहाँ दूसरा डेफिनेशन भी वैलिड है यहाँ पर कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए क्लोज लूप 0 के इक्वल आ रहा है। मतलब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। समझे? देखिए है क्या, कंजर्वेटिव फील्ड क्या कर सकता है भाई? कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब आप समझ गए। एक शब्द है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। देखो, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा फील्ड जो ऑब्जेक्ट पर लगे, ऑब्जेक्ट पर वर्क करे तो उसके मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर दे, तो आप समझना ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक, देखिए मैकेनिकल एनर्जी एक नया शब्द है अभी आपके लिए। मैकेनिकल एनर्जी होता है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको आप क्या बोलोगे? मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे यू से भी लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी का तो जनरल रिप्रेजेंटेशन यही है। देखना, हमने क्या कहा कि ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर पाए, उस फोर्स का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए, जैसे ही हम कंजर्वेटिव फील्ड की बातों को समझे, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बातों को समझे, हम एंट्री कर रहे हैं अब आगे पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक, देखो पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट के बीच इंटरेक्शन या दो पॉइंट के बीच इंटरेक्शन या उस पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही डेवलप होता है। कैसे डेवलप होगा पोटेंशियल एनर्जी? दो पॉइंट के बीच इंटरेक्शन के कारण जो दोनों के बीच एनर्जी होगा, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बच्चे, अब देखो, अब दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन किस तरह का हो सकता है? दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन, ठीक ना। उससे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। देखना खेल को, मान लो कि एक बॉडी है ये, ठीक ना, कुछ मान लो ऐसा एक बॉडी है। एक ही बॉडी के दो अलग अलग पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन के कारण या दो अलग अलग पार्टिकल के अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है उसका नाम है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम बच्चे? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि दो अलग अलग बॉडी का पार्टिकल है, ठीक, यहाँ पर है m1 और यहाँ पर है m2। इस दोनों पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होगा उसी एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमारा टॉपिक है। ठीक, मतलब क्या है? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमारा टॉपिक नहीं है, दो अलग अलग पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा वो हमारा मेन टॉपिक है। समझे? देखिए, है क्या, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? कंजर्वेटिव फील्ड में। अभी अभी आप एक चीज समझे
कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड किस पर डिपेंड करता है बच्चे? पोजीशन पर, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। आप पढ़े वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पोजीशन डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन है, आप ये भी याद रखना कि आपका पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। समझे? देखिए, आप एक चीज और समझना यहां पर कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक? इस पर कोई कंजर्वेटिव फील्ड ऐसे वर्क किया, ठीक? जानते हो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करेगा ना, वो ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कराएगा। नया नया शब्द है, छोटा छोटा शब्द है, इसको आप ऐड करते चले जाना अपने नोटबुक में, ठीक? देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड आप लिखना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज शब्द का मतलब है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझे? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करेगा तो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब है क्या, मान लो आप कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पर फोर्स लगाया हमने ऐसे Fc, ठीक? और मान लीजिए आप कि अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ देर के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी v हो जाता है, ठीक? अगर हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो क्या लिखेंगे बच्चे? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक? अब ध्यान से देखो, हमने यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स इस पर लगाया है, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंजर्वेटिव फील्ड अभी इस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा होगा। हम यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझे? ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इक्वेशन लिख रहे हैं ऐसे। और अभी अभी आप सीखे थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है बच्चे? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? ध्यान से देखो, अगर हम इसको इक्वेशन 1 लिखें और इसको इक्वेशन 2 लिखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। चलो लिखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 के सहारे हम ऐसा लिख रहे हैं कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल, सॉरी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक? जरा इसको एडजस्ट करो तो हम ऐसा लिखें के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। जरा ध्यान से देखना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है ऑब्जेक्ट का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हाँ, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट का फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, हमने पीछे आपसे कहा था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट का फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक? और ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है। ध्यान से देखो, मतलब क्या आया बच्चे यहां पर
कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन ये कब आया है? जब आपके ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड वर्क किया है। मतलब क्या है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हर समय इक्वल होगा। ठीक, इसी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या नाम है इसके बच्चे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक, मतलब क्या है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड वर्क कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर समय कांस्टेंट रहेगा। समझे? लेकिन शर्त है यहां पर कि ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड ही वर्क कर रहा हो। समझे? आप इसको लिखना, यही चीज यहां पे लिखा हुआ बच्चे। तो ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा कब? जब ऑब्जेक्ट पर वर्क कौन कर रहा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक ना? बढ़ते आगे, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और लिखो आप। थ्योरी जैसा कुछ है ये क्लास। अभी अभी आप सीख रहे थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है बच्चे? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आपसे कोई कहे कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, आप लिखना है इसे माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड प्लस इनिशियल पोटेंशियल। जरा ध्यान से देखना, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार खेल है यहाँ पे। आपको जब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी, तो आपसे ये पूछा जा रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही शब्द होगा। इसका कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा। ये जो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिख रहे हो ना, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, यूएफ निकालने के लिए यूआई को जीरो ले लेते हैं अपने मन से। ठीक, तब क्या होगा? जैसे आप यूआई जीरो लिए तो वर्क डन बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करोगे ना, उसी पॉइंट का नाम होता है रिफरेंस पॉइंट। क्या होता है बच्चे? रिफरेंस पॉइंट। ठीक, और जिस पॉइंट पर आप क्या कह रहे हो, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लोगे, उस पॉइंट का नाम क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। बच्चे याद रखना एक छोटी सी बात और, कि हम ऐसे पॉइंट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो लिखते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। जनरली ऐसा लिया जाता है। ठीक, मतलब क्या है? रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट, ऐसे पॉइंट को आप सेलेक्ट करोगे जहां पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो के इक्वल। ठीक ना? तब आप ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाओगे। ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी भी हम पहले बता चुके हैं बाबू, पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बच्चे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहानी को बहुत प्यार से समझना। मान लेते हैं ये रिफरेंस लाइन है। ठीक, जैसे ही हमने एक रिफरेंस लाइन बना दिया यहां पर, अगर ये रिफरेंस लाइन है, इस चीज को समझना कि रिफरेंस लाइन पर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेने वाले हैं? जीरो। ठीक, अब मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m, मतलब अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चे? जीरो के इक्वल। अब क्या है,
इसको हम h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक ठीक। और आपसे पूछा जाएगा कि आप यहां पर ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, दैट मीन्स ये बताइए। ठीक, तो ध्यान से देखना, आप पढ़े हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि h हाइट पर इस मास का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, आप देखना ध्यान से, इस रिफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर ले जाने में जो कंजर्वेटिव फील्ड वर्क किया है वो निकाल के अगर आप यहां डाल दोगे WC के जगह पर, तो निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का। समझ रहे हो बातों को आप? देखना। और आप तो जानते हैं बच्चे, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आप h हाइट ऊपर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन निगेटिव होता है। और कितना होता है बच्चे, माइनस mgh के इक्वल। तो लिखें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, क्या लिखेंगे, माइनस तो पहले से था और आएगा माइनस mgh। ठीक, आया पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल। ठीक, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, mgh। समझे कि नहीं? इसी तरह से बाबू, अगर रेफरेंस लाइन से नीचे कोई स्मॉल h हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को लाता, तब पूछता आपसे कि बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव होगा, और आप क्या लिखोगे उसको, mg स्मॉल h। तो यहां पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप लिखिए फिर से u फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, और इसको आप लिखोगे माइनस, नीचे ले जाने में वर्क तो पॉजिटिव होगा, लिखेंगे mgh, दैट मीन्स माइनस mg। समझे इस कहानी को? मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रिफरेंस लाइन के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और रिफरेंस लाइन के अगर नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, समझना खेल को। बढ़ते हैं आगे थोड़ा। अब है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि मान लो कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है। ठीक, अब देखो, अगर अभी स्प्रिंग नेचुरल कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कोई कंप्रेशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। और हमने आपसे कहा था कि जहां पर नेट फोर्स जीरो होना उसी को आप रिफरेंस लाइन ले लेना। देखो, मतलब हमारा रिफरेंस लाइन ये है, और रिफरेंस लाइन पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, जीरो। अब हम क्या करने वाले हैं, स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि x डिस्टेंस तक इलोंगेट कर दिया। ठीक, तब आपसे पूछे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, आप लिखना ऐसे, u फाइनल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि u इनिशियल तो जीरो ही हो गया। अरे यही होता है ना फॉर्मूला, u इनिशियल होता है, यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ऐसे। समझे? अब देखो, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, तो हमने तो आपको बताया है कि अगर आप स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करोगे या कंप्रेस्ड करोगे तो वर्क डन निगेटिव होता है। और कितना होगा बच्चे, आप x डिस्टेंस तक इलोंगेट किए हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा कितना, माइनस हाफ kx स्क्वायर। ठीक, और जैसे ये वैल्यू आप यहां डालोगे तो ये आ जाएगा हाफ
के एक्स स्क्वायर, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, ध्यान से देखो, कोई इसको कंप्रेस्ड कर दे, मान लो ऐसे, ठीक, यहां तक ला दे, मान लो कि x ही डिस्टेंस तक कंप्रेस भी किया है, आप तो जानते हो ना, अगर इसको कंप्रेस्ड भी करोगे आप नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस तक तो भी वर्क निगेटिव होगा, -12kx²। और यहां पर कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, आप फिर लिखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, दैट मीन्स -12kx²। तो ध्यान से देखिए, आप नोटिस करके रखिए इस चीज को कि दोनों केस में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 12kx² ही आया है, दोनों केस में पॉजिटिव आया है, निगेटिव का कोई संभावना नहीं है। समझ रहे हो इस खेल को? आप पढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं भी आपके साथ रीड करता हूं। कोई पॉइंट P है जो एक ट्रैक पे रखा हुआ है, कोई पॉइंट P है जहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक ना, और उसका ग्राउंड से जो हाइट है वो 10 मीटर है, वो एक ट्रैक के सहारे स्लिप करते हुए पॉइंट R तक पहुंचा है और उसका ग्राउंड से हाइट है 5 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट R पर उसका स्पीड क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बनाने के तो कई तरीके हैं बच्चे, लेकिन हम इसको बनाना चाह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। अब देखिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अगर हम लगाना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन पर, इस सिस्टम पर, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट पर वर्क कौन कौन सा फोर्स कर रहा है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड ही वर्क कर रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा होगा, तभी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट पर वर्क कौन कौन करेगा भाई, इस पर पहले फोर्स कौन कौन लगाएगा जरा बता दीजिए। इस पर फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड और नॉर्मल रिएक्शन, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक, और आप तो जानते हैं, इतना देर से पढ़ते पढ़ते आप देख चुके हैं कि ट्रैक ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 के इक्वल आएगा। मतलब इस पर वर्क कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। ठीक, तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है इस पर, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वैलिड है, यहाँ पे लगा सकते हैं आप थ्योरम। तो आप क्या करिए, लिखिए ऐसा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। ठीक, ऐसे लिखिए। अब ध्यान से देखो, हमने कहा था आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए आपको रिफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये रिफरेंस लाइन है हमारा, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, हम लिख रहे हैं mg, और h के जगह पर लिख रहे हैं बच्चे हम 10 प्लस, देखिए अब है क्या, इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी 0 होगा शुरू में, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम 0 डाल रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इसका, रिफरेंस लाइन से ये 5 मीटर ऊपर है फाइनली, तो लिखो mg इंटू 5 प्लस, यहां पर स्पीड पूछा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा उसके पास, लिख रहे हैं 12 mv²। ठीक, देखिए ये कितना हो गया भाई, 10 mg, यहां पर है 5 mg, तो इसको इधर कर लेते हैं,
तो -5 mg, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 mg इज इक्वल टू ½ mv²। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 mg इज इक्वल टू ½ mv²। m से m गया, इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा। तो v² इज इक्वल टू आ रहा है 10g, और g का वैल्यू अगर 10 डाल दो तो v² का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो v अगर निकाल रहे हो तो √100 आ जाएगा, आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन के बनाने के तरीके को समझना, आप अप्रोच करना क्वेश्चन कैसे बन रहा है यहाँ पर। ठीक ना, वेलोसिटी क्या आ गया भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और कह क्या रहा है कि जो ब्लॉक है वो इनिशियली 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ सब का मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर नहीं लग रहा है, हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग है। ठीक, और ये ब्लॉक जाके स्प्रिंग से टकराया है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ है। पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा स्प्रिंग का, मैक्सिमम कितना दबेगा स्प्रिंग। ठीक, समझिएगा इस चीज को। मैं दोनों सिचुएशन बनाता हूं। देखो इनिशियल सिचुएशन ये है, ठीक, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक ना, तो यू ही लिख दे रहा हूं। फाइनली क्या हुआ भाई, फाइनली हमारा स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस्ड हो गया है, ब्लॉक यहां आ गया है। ठीक, मान लीजिए कि x डिस्टेंस तक इसको कंप्रेस कर दिया ऐसे। देखो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा तो ये वाला जो ब्लॉक है ये रुक गया होगा भाई। अगर ये ब्लॉक रुक गया होगा तो इसका वेलोसिटी हो गया होगा 0। ठीक, और मान लिया हमने मैक्सिमम कंप्रेशन है x, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। अब सबसे पहले आप ये पता करो कि इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। ध्यान से देखिए आप, पहला फोर्स का हम लिस्ट बनाएं तो पहला फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक ना, और चौथा है फ्रिक्शन। ध्यान से देखो अगर तो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स तो वर्क किया नहीं, नॉर्मल तो ऐसे भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो नॉर्मल का वर्क तो ऐसे भी गया। और यहाँ पर ग्रेविटी भी वर्क नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि ग्रेविटी लगेगा नीचे और ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, उसका भी वर्क 0। एक स्प्रिंग वर्क कर रहा है, ठीक ना। और आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। देखिए आपके सिलेबस में अभी तक में क्या क्या कंजर्वेटिव फोर्स आया है, स्प्रिंग और ग्रेविटेशन। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड वर्क कर रहा है। मतलब फिर से आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आ जाइए लिखते हैं। आप फिर से लिखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक। जरा यहां से देखना आप बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। स्प्रिंग शुरू में ना ही इलोंगेटेड है ना ही कंप्रेस्ड है, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा 0। शुरू में ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ½ m। भी कितना गिवन है बच्चे, 1.5 का स्क्वायर। ध्यान से देखना आप। अब फाइनली क्या हुआ कि स्प्रिंग x डिस्टेंस से कंप्रेस्ड हो गया है, तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया ½ kx² प्लस। अब ध्यान से देखोगे ब्लॉक को, ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या, देखो ½ से ½ गया तो बचा क्या भाई, m का वैल्यू डाल दे रहे हैं हम 0.5
इंटू 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू के का वैल्यू डालें 50x²। अब इसको इससे कैंसिल कर दे रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 1.5/100। आप ही देखिए, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो x² को हम लिख सकते हैं 1.5/10 का स्क्वायर। ठीक, तो ये पावर से पावर गया, तो x इज इक्वल टू आया 1.5/10, और इसी को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.15 मीटर। समझे, सारा वैल्यू बस यहाँ पर डाल दिया और तो कुछ भी नहीं किया। ऑप्शन ए है हमारा। समझे कि नहीं समझे बातों को। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कब लगा सकते हो और कब नहीं लगा सकते हो, कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। समझे, ठीक है बच्चे, रहने दे रहे हैं यहीं तक।